Hello everyone, welcome back to our YouTube channel कृषि। Here I am सत्यम शर्मा, जेनेटिक्स डिवीजन IRI न्यू दिल्ली। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, जो कि आपकी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं, जहां से आपके जनरली जेआर प्लांट साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये यूनिट आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि पूरे जेनेटिक्स में आपको क्या क्या जनरली पढ़ना रहता है, किस तरीके से आपको अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं उनको देखना रहता है बेसिकली। तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन में, तो जो आपका बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ये कि जो आपका पेरेंट है, जैसे ये आपके यहाँ पे पेरेंट है और इनसे अगर आपकी जो प्रोजेनी बनती है, तो पेरेंट और प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में आपके ट्रांसमिट होते हैं, पहला ये हुआ। दूसरा जो कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स या प्रोजेनीज के बनते हैं, तो इनमें कुछ आपको यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेगा। तो ये वेरिएशन आपको यहाँ पे जो जीनोटाइप है उसके कारण और जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है उन दोनों के कारण जनरली ये आपको देखने को मिलता है। तो दो बेसिक एस्पेक्ट हैं आपके बायोलॉजिकल वर्ल्ड के। फर्स्ट है कि द प्रोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म, मतलब पेरेंट प्रोजेनी में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आपके यहाँ पे सिमिलर रहेंगी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर ऑलवेज सम सिमिलरिटीज बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। इन कॉन्ट्रास्ट द सेकंड अगर हम देखें aspect of the biological world is concerned with the differences among the individual belonging to the single species। तो एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उसमें कुछ आपको वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो बेसिकली यहाँ पे कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर डिस्कस करते हैं। पहला है आपका इनहेरिटेंस, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से जा रहा है, तो इनहेरिटेंस। और दूसरा जो पॉइंट है आपको देखने को मिलता है वेरिएशन। तो जो कैरेक्टर हैं आपके उनका किस तरीके से इनहेरिटेंस होगा, मतलब किस तरीके से वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाएंगे या क्या क्या उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको यहाँ पे है वेरिएशंस। वेरिएशन किस तरीके से जनरेट होगी, उसका क्या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट का उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इन सभी को हम बेसिकली जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, या हम इसको बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें हम बेसिकली इनहेरिटेंस और जो आपकी वेरिएशन है उसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। पहला इनहेरिटेंस वही है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं या जो जीन्स हैं उनका किस तरीके से पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिशन होगा, जिससे कि आपके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होंगे। देन फिर आता है आपका जीन टर्म। जीन टर्म बेसिकली आपका क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट है जो कि आपका डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनको गवर्न करने का वर्क करती है इंडिविजुअल में। फिर आता है आपका कैरेक्टर्स और ट्रेड। कैरेक्टर या ट्रेड आपका कोई भी ऐसा फीचर्स हो सकता है जिसमें बेसिकली आपका मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल फीचर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट क्या है आपका यहाँ पे कैरेक्टर है। या किसी इंडिविजुअल में हम फाइटिक एसिड का स्टडी कर रहे हैं तो फाइटिक एसिड क्या आ जाएगा आपका बायोकेमिकल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देन ये सभी क्या आते हैं आपके कैरेक्टर या ट्रेट होते हैं। कोई भी आपका मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, ये एनाटॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल फीचर्स आपके इसमें देखने को मिलते हैं। देन तो अगर हम इसको जेनेटिक्स को रीडिफाइन करें तो जेनेटिक्स एज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसमिशन एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एंड द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन इन देम। तो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपका जीन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उसको आपको देखने को मिल रहा है, आपके जो जीन है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होंगे पेरेंट्स से प्रोजेनी में, और जो आपके अलग अलग जीन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, या कौन सा जीन आपका कौन सा कैरेक्टर को गवर्न करेगा। इसके साथ साथ हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं कि जो आपके डिफरेंट जीन्स हैं उसमें किस तरीके से वेरिएशंस आपकी जनरेट होती है, या उसका किस तरीके से उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे आपका जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के जो आपके वेरियस एस्पेक्ट हैं उसको हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंडिविजुअल है आपके, उस
फिर किस तरीके से उसका क्रोमोसोम का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड देयर इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग जो क्रोमोसोम्स है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या उसका किस तरीके से इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी यहाँ पे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में बेसिकली क्या देखते हैं कि जो जैसे आपकी सेल है, सेल के अंदर आपके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उन सबकी बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करते हैं या स्टडी ऑफ सेल भी इसको बोल सकते हैं। तो ए स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद इन ए सेल इज नाउन एज साइटोलॉजी। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर पूरी हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं तो आप जेनेटिक्स की पूरी हिस्ट्री को दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि आपका प्री मेंडेलियन और दूसरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन में कुछ आपको इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो डायरेक्ट मेंडल के आने से पहले दी गई थी और इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, उनको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले एक जो थ्योरीज आती है वो है आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। इसको हम बेसिकली थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आपका लाइफ का ओरिजिन है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन क्या हुआ है नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे उनसे यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। तो लिविंग नॉन लिविंग जो थिंग्स थी जो वो थे मटेरियल, उससे आपका क्या हुआ है लाइफ का यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। तो ये है ए बायोजेनेसिस। इसको बेसिकली एरिस्टोटल वगैरह के द्वारा ये स्टार्टिंग दिया गया था। such a de novo a fresh origin of living organisms from non living material is known as spontaneous generation. Then spontaneous generation को आपका डिस्प्रूव करने का वर्क किया था बेसिकली रेड्डीज ने। फिर आते हैं नीधम, रेड्डी के बाद। तो नीधम जो है आपके वो क्या करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जबकि रेड्डीज ने सबसे पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको डिस्प्रूव करने का वर्क किया था। फिर यहाँ पे स्प्लेंजनी आते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से जो एयर पास होती है उससे आपके माइक्रोब्स इंटर करते हैं। तो देन इन्होंने भी क्या किया था स्प्लेंजनी ने भी इसको डिस्प्रूव करने का वर्क किया था आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। बट इनके पास जो एविडेंस थे उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट देखने को मिले, जिसके कारण इनको पूरी तरीके से हम ये नहीं मान सकते थे कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है वो फॉल्स है। देन फिर फाइनली स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको डिस्प्रूव करने का वर्क किया था आपका लुईस पास्चर के द्वारा। लुईस पास्चर ने जो पेरिस इंस्टीट्यूट आपका साइंस है उसके द्वारा जनरली बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको फाइनली डिस्प्रूव किया। इन्होंने बेसिकली एक स्वान नेक जो आपका फ्लास्क होता है उसका यूज करके इसको डिस्प्रूव करने का वर्क किया था। इन्होंने बताया था कि जो आपकी नेक होती है ओस नेक, उसमें से आपकी एयर तो पास हो जाएगी बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर वहीं पे इस नेक में टर्न वाली जो नेक है इसमें सेटल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपका जो लाइफ का ओरिजिन है वो पता चलता है कि आपको नॉन लिविंग जो थिंग्स थी उनसे यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन नहीं होता। तो इस फ्लास्क को ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रख के देखते हैं, तो इनको इसमें जो ब्रॉथ रहता है उसमें कोई भी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। बट जैसे ही इस पर्टिकुलर नेक को यहाँ से कट करते हैं या इसको ओपन छोड़ते हैं तो 6 to 7 डेज में ही इसमें आपको जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो जनरली देखने को मिलती है। तो देन यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपका इसमें पर्टिकुलर एयर के द्वारा आपका वो कॉज नहीं कर रहा है। बेसिकली जो कॉज आपका जनरली होता है पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे उनके द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो देन यहाँ से आपकी जो थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब कि जो लाइफ है आपकी वो आपका लाइफ से ही बनती है। तो प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई लाइफ है, जैसे कि अगर कहीं पे अगर देखें तो आपकी फ्लाई है, तो फ्लाई किससे ओरिजिनेट होगी, पहले कोई एग होगा, देन फिर आपका वहां से मैगट का फॉर्मेशन होगा और देन फिर उससे आपका फ्लाई का फॉर्मेशन होगा। तो जो आपका लिविंग थिंग्स का ओरिजिन बेसिकली बायोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके द्वारा देखने को मिलता है। तो लुईस पास्चर ने फाइनली आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव करने का वर्क किया। देन फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में है और जो आपका प्लांट्स में है उसकी हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके जनरली डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम देखें 700 BC के टाइम पे जो बेबीलोनियंस थे और आजेरियंस थे इन फैक्ट से अवेयर थे
कि अगर आप जो फीमेल है, फीमेल डेट पॉम को जब तक यहाँ पे आप मेल के जो पोलन्स हैं उनसे जब तक डस्टेड नहीं करेंगे, उसमें आपका फ्रूट सेट नहीं होगा। तो अगर फ्रूट सेटिंग करनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पोलन की डस्टिंग करना जरूरी होता है। बेसिकली आपका ये जो डेट पॉम है, पाम ट्री डायोसियस नेचर के होते हैं, इसके कारण इसमें जब तक उसमें आप पोलन डस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पे फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो ये इस फैक्ट से अवेयर थे इतने ज्यादा टाइम पहले। देन फिर अगर हम यहाँ पे देखें 1673 में आपके आते हैं डी ग्राफ। तो डी ग्राफ ने बेसिकली जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, इनके नाम से आपको देखने को मिलता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स थी मेमेलियन ओवरीज में, उनको डिस्कवर किया, इसी कारण हम उनको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो इन 1673 डी ग्राफ प्रूव्ड दैट द थिनी वेसिकल्स on the surface of the mammalian ovaries were eggs, and he also noted the progeny had the characteristic of both their parents. On this basis he suggested that the both parents contribute to the heredity. Then फिर इसके बाद आपके ल्यूमेनहॉक एंड हैम आते हैं, जिन्होंने बेसिकली डिफरेंट जो स्पर्म है अलग अलग इंडिविजुअल्स के, उन पे स्टडी की बेसिकली। एंड फिर आते हैं आपके ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक में बताते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो आपका स्पर्म है वो एग से एसोसिएटेड है, बट वो उससे फ्यूज होता है या नहीं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो ल्यूमेनहॉक आते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो आपका स्पर्म है वो एग से एसोसिएटेड है, और इससे ये रिलेटेड जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है। देन फिर आपके यहाँ पे स्प्लेंजेनी आते हैं। स्प्लेंजेनी ये बताते हैं कि जो आपका स्पर्म है उसका प्रेजेंस एसेंशियल है प्रोजेनी का डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें तीन साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है। पहला है आपका ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक ये बताते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो क्या है, एसोसिएटेड है एग से। फिर आते हैं आपके यहाँ पे स्प्लेंजेनी। स्प्लेंजेनी ये बताते हैं कि जो आपका स्पर्म है वो एसेंशियल है, जब तक ये नहीं होगा तो आपकी प्रोजेनी डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। फाइनली जो आपके आते हैं वो है यहाँ पे हार्टविक। इनके द्वारा बताया गया था कि जो आपका स्पर्म है, स्पर्म है और एग के बीच में आपको फ्यूजन देखने को बेसिकली मिलता है, जिससे कि आपका जायगोट का फॉर्मेशन फाइनली देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा बेसिकली जो सी आर्चिन होती है उस पर वर्क किया गया था, और फाइनली कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे दिया गया था। तो एक कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द फिजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई वाज प्रेजेंटेड बाय द हार्टविग इन 1875 इन सी आर्चिन। तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक, उन्होंने बताया कि आपका जो एग है वो स्पर्म से एसोसिएटेड होता है। स्प्लेंजेनी आते हैं, वो बताते हैं कि आपका स्पर्म एसेंशियल है फॉर द प्रोजेनी डेवलपमेंट। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके यहाँ पे हार्टविग, वो बताते हैं कि आपका जो स्पर्म है वो एग से फ्यूजन होता है, और देन फिर आपका जायगोट का डेवलपमेंट होता है। देन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो आपके साइंटिस्ट हैं ग्रो, इनके द्वारा बेसिकली जो प्लांट्स में स्टेमन्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया था, और ऐसा बताया गया था कि ये आपका क्या होता है प्लांट में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको ये होता है। तो ग्रुप के द्वारा बेसिकली ये बताया गया था कि जो स्टेमन्स हैं फ्लावर्स में वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैमेरियस आते हैं, कैमेरियस ने बताया कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा बेसिकली प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को डिस्कवर्ड किया गया था। Camarius showed that the maize plant did not set seed when the pollen was not applied to their pistil. Camarius ने ये भी बताया कि जैसे अगर आपकी ये पिस्टल है, तो जब तक पिस्टल पे अगर आपका यहाँ पे पोलन आप डस्टेड नहीं करेंगे मेज में, तब तक आपका यहाँ पे सीड सेटिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो जो पोल्स आपका मेज है, मेज बेसिकली एक टाइप का मोनोसियस है। यहाँ पे आपका जो कोब रहेगा या सिल्क रहेगा वो फीमेल पार्ट होगा, और जो ऊपर आपका टर्मिनल पोजीशन पे रहता है बेसिकली, तो वो क्या रहता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस कारण जो आपका मेज है वो एज अ मोनोसियस प्लांट आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं आपके यहाँ पे थॉमस फेयरचाइल्ड। 1717 के टाइम पे इन्होंने एक क्रॉस कराया स्वीट विलियम का कार्नेशन के साथ, डायंथस बारबेटस का डायंथस क्राइसोफेलस के साथ। जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाई तो इनको एक हाइब्रिड मिला, जो कि आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड था प्लांट्स में। इससे पहले यहाँ पे आपके कोई भी हाइब्रिड नहीं बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड कौन सा है, तो फेयरचाइल्ड जो बोले हैं, या स्वीट विलियम का कार्नेशन के साथ जो क्रॉस कराया गया था थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा, वो यहाँ पे सबसे पहला आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद भी आपके डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, जैसे लीनियस हुए, कॉल र्यूटर,
कार्टनर वगैरह, इनके द्वारा भी डिफरेंट प्लांट में हाइब्रिड तैयार किए गए। और इसके बाद यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो आपका मेल है एज वेल एज द फीमेल पेरेंट आपका इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेनी के डेवलपमेंट में। देन फिर आते हैं आपके एमिकी। इनके द्वारा बताया गया था कि जो आपकी पोलन ट्यूब होती है, जैसे आपका ये पोलन बना, तो जनरली जो पोलन आपका होता है उसमें एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, एक होता है आपका जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है आपका, इससे क्या बनते हैं, दो स्पर्म आपके बनेंगे या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जबकि आपका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है उससे आगे चल के आपकी पोलन ट्यूब्स बनती है। तो जो आपकी पोलन ट्यूब यहाँ पे बनी है वो किस तरीके से यहाँ पे ओवरी में एंटर करती है, या वो कौन सा पथ फॉलो जनरली करती है, तो ये बेसिकली एमईके के द्वारा बताया गया था। अब इसमें आपका जो ओवरी में जो एंटर करती है, तो वो बेसिकली क्या करती है, जो माइक्रोपाइल हैंड होता है उससे एंटर करती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोरोगेमी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका जेआरएफ प्लांट साइंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। देन आपका जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें आपका स्ट्रॉस वर्गर के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन है, या जिसको हम बेसिकली सिनगेमी की प्रोसेस बोलते हैं, उसको इनके द्वारा नोटिस किया गया था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो फिजन है स्पर्म का और एग का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो प्लांट है उनमें आपका जो फिजन है स्पर्म और एग का, वो बेसिकली आपका स्ट्रॉस वर्गर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। जबकि अगर हम एनिमल्स में देखें तो बेसिकली जो आपके हार्टविग हैं उनके द्वारा वो आपका डिस्क्राइब किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें इनमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में, प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है बेसिकली आपका कि एक होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये है आपकी यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, ये है सिनर्जिड्स, और ये है आपकी यहाँ पे एक्स सेल, ये पर्टिकुलर आपका माइक्रोपाइलेंट है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका जो दो न्यूक्लियाई थे आपके, ठीक है, मेल, उनमें से क्या करेगा, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा। तो पोलर न्यूक्लियाई 2n होगा यहाँ पे, 2n प्लस एक और आपका मेल न्यूक्लियाई जब इससे मिलेगा तो आपको 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। देन अगर इस तरीके से हम देखें इसमें, तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है कि इसमें आपके 3 न्यूक्लियस एंटर करते हैं। देन एक जो न्यूक्लियाई था आपका मेल वाला, सेकंड जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, इस सिनर्जिड्स के थ्रू इसमें एंटर होगा यहाँ से, और जो आपका एग था, एग के साथ आपका सेकंड जो स्पर्म है वो यहाँ पे मिलेगा, और 2n जो जायगोट है इसका फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर आप पूरा फर्टिलाइजेशन देखें तो इसमें आपको 2 बार फर्टिलाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। एक बार आपका 2n प्लस n, तो इससे क्या होगा, 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देन दूसरी जो कंडीशन है उसमें एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जिससे आपका 2n जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको नवास्चिन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और जो सिनगेमी की प्रोसेस है, एग और स्पर्म के जो फिजन की जो प्रोसेस है, जिसको हम बेसिकली सिनगेमी बोलते हैं, इसको बेसिकली आपका डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, स्ट्रॉस वर्गर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका जेआरएफ प्लांट साइंस में पूछा जा चुका है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपके टोटल 5 गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 + 1 3, एक एग 4, और एक ही आपका स्पर्म होगा। इसके बाद अगर वो पूछा जाए आपसे कि ट्रिपल फ्यूजन में कितने गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा आपका 2 ये और एक ये, टोटल आपके यहाँ पे 3 गैमेट्स पार्टिसिपेट इसमें आपको करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी आपको देखने को मिलती है, वो थ्योरी है आपकी प्री फॉर्मेशन की थ्योरी। जो प्री फॉर्मेशन की थ्योरी है सॉमबर्टन एंड बॉनेट के द्वारा दी गई थी। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जैसे अगर आपका ये यहाँ पे एग है और ये पर्टिकुलर ये स्पर्म है, तो एग या जो स्पर्म है उसमें पहले से एक मिनिएचर ह्यूमन कोलाई प्रेजेंट होगा, या एग है उसमें क्या होगा, पहले से एक ह्यूमन कोलाई प्रेजेंट होगा। जैसे आप अभी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, ऐसा ही कंप्लीट ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आगे चल के क्या होता है, अपने बस साइज में लार्ज होता चला जाता है, जिससे कि आपका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी, मतलब प्री मतलब पहले से, और फॉर्मेशन पहले ही फॉर्मेशन हो चुका है उसका एग या आपके स्पर्म स्टेज में ही, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मेशन स्टेज। अब इसमें 2 साइंटिस्ट का ग्रुप आता है, एक होता है आपका यहाँ पे एनिमल क्यूलिस्ट। एनिमल क्यूलिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे साइंटिस्ट जिनका बिलीव ये था कि जो आपका स्पर्म है उसमें बेसिकली क्या है कि ह्यूमन कोलाई प्रेजेंट है। ह्यूमन कोलाई हम इसको बेसिकली मिनिएचर बोल सकते हैं।
इसमें आपका यहाँ पे मिनिएचर प्रेजेंट है स्पर्म में, और आपका जब क्या होगा, फिजन होगा, जैसे आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस ह्यूमन कोलाई को जो फीमेल है वो ओनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। तो ये इनके द्वारा बेसिकली दिया गया था ये कंसेप्ट आपका बेसिकली। और इसके बाद जो आपका दूसरा ग्रुप था उसको हम बेसिकली ओविस्ट बोलते हैं। तो इस ग्रुप का जो मानना था आपका वो क्या था कि जो आपका ह्यूमन कोलाई है या जो मिनिएचर है वो आपका एग में प्रेजेंट है, जो एग है फीमेल का उसमें आपका ह्यूमन कोलाई प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, उसको फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो आपका सीमेन है ओनली स्टिमुलेटरी जो इफेक्ट है वो यहाँ पे जनरेट करता है, या उससे इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, स्टिमुलेशन का इफेक्ट। देन आपको जो जाके कंप्लीट उसका डेवलपमेंट देखने को मिला। तो ये दो ग्रुप थे। एक का मानना ये था एनिमल की लिस्ट का कि जो आपका मिनिएचर प्रेजेंट है वो स्पर्म में है। दूसरे जो ओविस्ट ग्रुप था उसका मानना था कि जो आपका मिनिएचर प्रेजेंट है वो यहाँ पे आपका जो एग है उसके अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन कोलस की जो मिनिएचर है, तो मिनिएचर को अगर आप देखें तो इसमें आपको जितने भी एस्पेक्ट आपको एक मैच्योर या डेवलप्ड उसमें इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक इस ह्यूमन कोलाई या मिनिएचर में प्रेजेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसमें देखें तो ह्यूमनकुलस इनसाइड स्पर्म, a group of biologists claimed that the humanculi were present in the sperm, while another group believed that the humanculi were located in the egg. According to these scientists, a miniature क्या होगा, मिनिएचर होगा। मिनिएचर किसमें, ओनली साइज में मिनिएचर होगा, बाकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रेजेंट होंगे। ए मिनिएचर बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके मैच्योर्ड उसके इंडिविजुअल के वो सारे के सारे उसमें प्रेजेंट होंगे, बट एज अ स्मॉल साइज पे। ह्यूमन बीइंग वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द egg or sperm. New human beings were already present in the gametes. Thus, the development of progeny involved only the growth of this preformed human being. So, development में क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे स्मॉल साइज है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो ये जो छोटा इंडिविजुअल था मिनिएचर ये बड़ा होता जाएगा, और इस तरीके से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो थ्योरी है आपको ओनली हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल थ्योरी है, इसमें कोई भी आपकी सत्यता नहीं है। इसके बाद आपका एक थ्योरी आती है जो प्री फॉर्मेशन जो थ्योरी थी आपकी, ये बेसिकली फाइनली आगे जाके डिस्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसको थ्योरी को डिस्प्रूव करने का काम करती है वो थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, जिसको बेसिकली आपका जो बॉल्फ हैं इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक एग है, एग और स्पर्म के बीच में क्या होगा आपका यहाँ पे फिजन होगा, इससे आपका जायगोट बनेगा। अब जायगोट में क्या होता है कि आपको बार बार यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री डिवीजन हम जिसको बोलते हैं। तो बार बार माइटोटिक डिवीजन जब आपका यहाँ पे होगा तो इससे क्या बनेंगे, आपको होमोजीनियस एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज हैं उनका आपको यहाँ पे होमोजीनियस एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा। देन इन पर्टिकुलर जो टिश्यूज हैं इनमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होने से क्या होगा, आपका अलग अलग जो टिश्यू वो है उसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो देन फिर आपका क्या होगा, कंप्लीट जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मतलब ये है आपकी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। So these studies revealed that the different organs and tissues of the adult plant and animals developed from the uniform embryonic tissues. जो uniform embryonic tissues है उसमें आपकी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी, और उससे जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं या टिश्यूज हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब कि पहले जो आपका एग है या जो आपका स्पर्म है उसमें कोई भी मिनिएचर प्रेजेंट नहीं होता है। इनका फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, फ्यूजन के बाद जो आपका जायगोट बनेगा उसमें डिविजन होंगे, देन आपका होमोजीनियस एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनेगा, उसमें क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी, और जो अलग अलग डिफरेंट आपके टिश्यूज हैं बॉडी के उनका आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो थ्योरी है आपकी बॉल्फ के द्वारा ये दी गई थी। The organ and tissues of an organism did not arises from a mere growth of those of the miniature human present in the egg or sperm.
These organs and tissue arose through a process of differentiation from the homogeneous embryonic tissues. In the early stage of the embryonic development, however, embryonic tissues are composed of the similar cells. These cells progressively differentiated into the adult organs or tissues. तो ये particular जो आपकी theories है, ये यहाँ पे आपको दी गई थी. This concept is known as epigenesis, और जो basically आपको Wolff के द्वारा ये दिया गया था. And Wolff believed that the adult tissues originated completely de novo, but his famous successor von Baer proposed the adult tissues did not originate de novo. They developed through a sequential modifications, differentiation of the embryonic tissues themselves. This concept is a universally accepted, या जो theory of आपकी epigenesis है, ये universally accepted है, जबकि जो puriformation की जो theory थी, वो accepted नहीं है. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे development देखने को मिलता है. तो ये है ओवम, और प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रेजेंट है. गैमेट में एक ह्यूमन कोलाई, जबकि आपका एपिजेनेसिस में इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसेस पूरी देखने को मिलती है. फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो नेक्स्ट थ्योरी थी, वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई कैरेक्टर को आप एक्वायर कर लेते हैं तो उसका इनहेरिटेंस किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थ्योरी है वो आपकी लेमार्क के द्वारा प्रपोज की गई थी. इनको द्वारा बेसिकली जो है आपका इस कंसेप्ट को हम लेमार्किज्म जनरली बोलते हैं. और अगर ओरिजिनली इस कंसेप्ट की बात करें, ये हिप्पोक्रेट्स के द्वारा सजेस्ट किया गया था 400 BC के टाइम पे. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि कोई कैरेक्टर अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्वायर कर लेता है तो देन वो जो कैरेक्टर है आपका आगे की जनरेशन में चला जाएगा. जैसे कि कोई अगर इंडिविजुअल है आपका काफी ज्यादा जिम करके बॉडी बिल्डिंग कर लेता है, उसके मसल्स का डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा. तो जब उसकी प्रोजेनी होगी या उसके जो आगे चल के चाइल्ड होंगे, उनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो उनकी जो मसल्स हैं वो भी काफी डेवलप्ड होती हैं, अगर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है. तो ये है आपकी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. मतलब एक बार अगर कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेगा तो वो आगे की जनरेशन में ट्रांसमिटेड होंगी. इन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स रिफर द इंटेंसिटी एंड form of a character of an individual that develop primarily due to the effect of environmental factors. और बेसिकली इसमें काफी ज्यादा इसके सपोर्टर्स थे. उसमें से एक सपोर्टर बेसिकली आपके यहाँ पे चार्ल्स डार्विन भी आपको देखने को मिलते हैं. डार्विन का अगर बेसिकली देखें तो डार्विन के द्वारा इस थ्योरी को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है. देन फिर आता है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी थ्योरीज है इससे रिलेटेड, उसमें बेसिकली देखें कि लाइफ ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन होने के बाद किस तरीके से लाइफ में आपके चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से आपका डेवलपमेंट देखने को मिला है. तो चार्ल्स डार्विन काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में रहा है आपका. इनके द्वारा बेसिकली जो बुक लिखी गई थी वो थी आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये जो बुक थी आपकी 1859 के टाइम पे आपकी पब्लिश हुई थी. तो ये भी एक रीजन था कि जो मेंडल का वर्क था उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया उनके टाइम पे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग डार्विन के जो कंसेप्ट थे, कंटिन्यूस वेरिएशन के जो कंसेप्ट थे, उसको काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिल रहा था और काफी ज्यादा इनको फॉलो किया जा रहा था उस टाइम पे. तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी 1859 के टाइम पे. इन्होंने जो डिफरेंट आइलैंड्स थे उस टाइम पे, उसको बीगल जो इनका जहाज था उसके द्वारा विजिट किया और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी गई इनके द्वारा. यहाँ पे अगर हम लेमार्क की बात कर रहे थे तो एक लेमार्क के द्वारा दो कंसेप्ट दिए गए थे. एक था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और दूसरा था यूज एंड डिसयूज. आप जिस पार्ट का जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होता जाएगा, और जिस पार्ट को आप जितना कम यूज करेंगे वो आगे चल के आपका लॉस्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी उसकी इफेक्टिवनेस में. तो ये भी आपका लेमार्क के द्वारा बताया गया था. अगर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखें यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, तो अकॉर्डिंग टू विच टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व्ड और डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट स्पीसीज प्राइमरली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस ऑन द वेरिएशन प्रेजेंट इन दी स्पीसीज. तो पहला ये कंसेप्ट दिया गया यहाँ पे कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं या जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज से क्या होती हैं, डिसेंडेड होती हैं, या एक ही स्पीसीज से आपकी क्या होती है, अलग अलग स्पीसीज का जनरली ओरिजिन होता है. अब ये ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें पहले से प्रेजेंट होगी कुछ वेरिएशन फर्स्ट स्पीसीज में. अब जब इस वेरिएशन पे क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन आपका वर्क करेगा, तो इससे आपकी अलग अलग स्पीसीज का जनरली देखने को मिलेगा. अब क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस में हम देखें, अगर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगी तो इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, और जब इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेस में आपका क्या होगा, फूड क्या है, आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी. तो जिससे इंडिविजुअल या जो रिसोर्सेज हैं उसमें कमी के कारण इंडिविजुअल्स में क्या होगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा सर्वाइवल की.
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल फॉर द ऑफ द फिटेस्ट। आपको सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे, और ओनली वही इंडिविजुअल यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा। तो ये होगा आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसमें क्या होगा, जो फैक्टर आपका वर्क करेगा, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन वर्क करेगी, वो क्या होगा आपका यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वर्क करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन एज ए फोर्स की तरह वर्क करता है। और कभी भी आपका सिलेक्शन करना है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन के लिए कि पहले से आपके पास जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सारे के सारे इंडिविजुअल सिमिलर्स हैं, तो देन आप उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड जो थिंग है वो है आपका यहाँ पे वेरिएशन का प्रेजेंट होना। जब वेरिएशन प्रेजेंट होगी तो उसमें क्या करेगा, आपका सिलेक्शन आएगा, और जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल्स हैं या जो सबसे अच्छे अडोप्टेड एनवायरमेंटल कंडीशन में इंडिविजुअल्स हैं, वो वहां पे आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। अब क्या होगा कि शुरू में इनकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स की, बट धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी आगे की जनरेशन में बढ़ती जाएगी। देन इफेक्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इज क्वांटिटेटिव एंड ग्रेजुअल रेदर देन द क्वालिटेटिव एंड एब्रप्ट। और बेसिकली अगर हम यहाँ पर डार्विन को भी देखें, तो डार्विन का मानना था कि आपका जो इवोल्यूशन होता है वो एज अ कंटिन्यूअस वे में, या जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है उसके कारण ज्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इनका एज अ डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन है उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। देन इन्होंने का भी हमने देखा था कि आपके जो डार्विन है वो भी आपके लैमार्क के सपोर्टर थे, और इन्होंने बताया था कि आपका पैनजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो इनके द्वारा दी गई थी। पैनजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि एक आपका पर्टिकुलर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे ये आपका ह्यूमन बीइंग है, इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक बॉडी पार्ट से क्या जाएगा, एक जेम्यूल्स जाएगा। अब ये बॉडी पार्ट से जेम्यूल्स कहाँ जाएंगे, इसके जो गोनट्स होंगे उनमें यहाँ पे आपके क्या होंगे, जो जेम्यूल्स है सारे बॉडी पार्ट से एक जेम्यूल जाएगा, और जो आपके गोनट्स हैं उनमें यहाँ पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये कहाँ जाएगा, गोनट्स में जाएगा। देन वहां से क्या होगा, आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से मेल्स आएंगे, इसी तरीके से आपके फीमेल्स आएंगे गैमेट। इनके बीच में फिजन होगा, फिजन से फिर आपका जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर क्या होगा, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें कंसेप्ट काफी अच्छे से, तो जैसे अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर देखें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जैसे कोई इसका एक्सीडेंट हुआ इस पर्टिकुलर व्यक्ति का, और इसका यहाँ पे हाथ कट गया या इसका हाथ नहीं है यहाँ पे, तो देन क्या होगा कि इसमें जो हैंड में जो जेम्यूल बनने वाला था, अब वो जेम्यूल क्या होगा, गोनट्स में नहीं जाएगा। जब ये जेम्यूल गोनट में नहीं जाएगा, तो सीधी बात है कि वो जेम्यूल आपका जायगोट में भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। और अगर वो जेम्यूल जायगोट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो जब ये इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा उसकी प्रोजेनी का, तो जब हाथ का जेम्यूल आया ही नहीं, तो इस आगे की जो जनरेशन है उसमें आपको यहाँ पे हैंड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या था आपका यहाँ पे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका हर एक बॉडी पार्ट से एक पेंजिन, पेंजिन बोल सकते हैं आप, या उसको जेम्यूल बोल सकते हैं, काफी ज्यादा वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट इनविजिबल आइडेंटिकल कॉपी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की। वो कहाँ जाती है, आपकी गोनट्स में जाएगी, गोनट से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट में रहेगी, फिर जायगोट का डेवलपमेंट होगा, जायगोट के डेवलपमेंट में अगर वो प्रेजेंट है तो वो आपका ऑर्गन का उस तरीके से डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी आपका जेम्यूल मॉडिफाई होता है, तो वो मॉडिफिकेशंस कहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा, उस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अभी हमने जो मसल्स वाला बोल लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर आपकी मसल्स के जो जेम्यूल्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो आगे की जनरेशन में भी आपको जो जेम्यूल्स बनेंगे वो भी काफी ज्यादा आपको यहाँ पे, ये जो प्रोजेनी बनेगी वो यहाँ पे डेवलप्ड होगी। ये जो थ्योरी है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी जेम्यूल मॉडिफाई होता है या कोई भी ऑर्गन मॉडिफाई होगा, तो वो आगे जाके उस कैरेक्टर को आपको देखने को मिलेगा।
तो जिस तरीके से आपको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसी तरीके से ये भी आपकी पैंजेनेसिस की थ्योरी एज अ हिस्टोरिकल वैल्यू की आपको देखने को मिलती है, और इसकी कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। इन दोनों थ्योरीज को, आपकी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को और दूसरे आपका पैंजेनेसिस की जो थ्योरी, दोनों को डिस्प्रूव करने का वर्क किसने किया आपका यहाँ पे, जो बीजमैन है इनके द्वारा ये पर्टिकुलर वर्क किया गया था। बीजमैन के द्वारा आपका यहाँ पे जो जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई थी, उसमें इन दोनों थ्योरीज को डिस्प्रूव किया गया था। इनका वर्क अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मल वर्क था इनका, जनरल। इन्होंने क्या किया कि आपका माइस लिए, उसकी 22 जनरेशन तक जो टेल है उसको कट करने का वर्क किया। जैसे ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर चूहा है, इसके यहाँ पे इसको उन्होंने जो पूंछ थी इसको कट कर दिया यहाँ से। तो अगर इसको अगर कट कर दें तो पहला इसको हम देखते हैं पैंजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। पैंजेनेसिस की थ्योरी आपको क्या बताती है, जैसे पैंजेनेसिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें इसमें, तो अगर ये टेल कट हो गई है तो इसका जो पेंजिन है वो गैमेट्स में नहीं जाएगा, और आगे जाके जो टेल थी वो डेवलप नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट जनरेशन में ये टेल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है, इसी तरीके से हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में देखें तो जैसे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने कौन सा कैरेक्टर एक्वायर किया है कि इसमें टेल लेस जो कंडीशन है इसने एक्वायर की है, तो आगे की जनरेशन में भी क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे टेल देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी। दोनों थ्योरीज क्या बोलती है कि आगे जाके उस ऑर्गेनिज्म पे जो प्रोजेनी है उसमें टेल नहीं बननी थी। लेकिन जब यहाँ पे बीजमैन इसको वर्क करते हैं तो बीजमैन ने इसने 22 जनरेशन तक इन्होंने जो चूहे थे उनके पूंछ को कट किया, तो आपकी टेल थी उनको जनरली यहाँ पे कट करते गए वो। cut of the tails of a group of experimental mice for the 22 generations successive generations, मतलब लगातार उन्होंने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को काट किया। लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि जो 22 जनरेशन के बाद भी जो चूहा आया, ठीक है, उसमें यहाँ पे पूंछ जनरली उसमें देखने को मिली, मतलब टेल यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। तो इनके द्वारा फाइनली ये बताया गया था कि जो आपकी बॉडी होती है वो दो टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। पहला होता है कि आपका जर्म प्लाज्म, और दूसरे जो टिश्यूज हैं वो आपकी क्या होंगे, सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे टिश्यू जो कि आपका गैमेट को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भाग लेते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरीके से इनमें मॉडिफिकेशन होता है जर्म प्लाज्म में, तो वो कैरेक्टर आगे जाके देखने को मिलेगा। तो अगर आपका यहाँ पे जर्म प्लाज्म में कोई भी मॉडिफिकेशन आएगा या जीन्स में मॉडिफिकेशन आएगा तो वो आगे जाके हेरिटेबल होगा। दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म में बाकी बॉडी जो कि आपका गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो सारी की सारी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सोमेटोप्लाज्म। तो सोमेटोप्लाज्म में कोई भी आपका चेंज होता रहे, उससे आगे चल के आपका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर सोमेटोप्लाज्म में अगर आपका वेरिएशन आता है तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पे हेरिटेबल नहीं होगा। ठीक है, सोमेटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द बॉडी टिश्यूज व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर changes occurring in the somatoplasm cannot be transmitted to the next generation। बट अगर जर्म प्लाज्म में कोई भी चेंज होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका जाएगा। और ये जो थ्योरी है आपकी वो उसको हम जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलते हैं। और ये फाइनली आपका क्या करता है, डिस्प्रूव करने का वर्क करता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस। अब कुछ इंडिविजुअल्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें डिस्टिंक्ट अलग अलग यहाँ पे सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म आपको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से भी अगर हम कुछ आपके जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव प्लांट्स वगैरह रहते हैं उसमें कुछ पार्ट आपका सोमेटोप्लाज्म का ही आपका एज ए जर्म प्लाज्म की तरह वर्क करता है। अब जो आपका बीजमैन की जो थ्योरी है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किस तरीके से किया गया, तो इसको अच्छे से काफी कैस्टल एंड फिलिप के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। इन्होंने क्या किया कि जो आपके गुनिया पेग रहते हैं उनमें आपका बेसिकली एल्बिनो कोट कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन JRF में पूछा जा चुका है कि जो आपका एल्बिनो कोट कलर है वो किस तरीके का एक कैरेक्टर है। तो एल्बिनो कोट कलर जो है आपका एक रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब अगर हम यहाँ पे आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल आर अगर कंडीशन आती है तब आपका यहाँ पे एल्बिनो कोट कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा कैरेक्टर आपका यहाँ पे अगर देखें तो वो कौन सा था, ब्लैक फर कलर। इसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है आपका, ब्लैक फर कलर। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है। इन्होंने क्या किया कि एक एल्बिनो कोट पिक लिया यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे एल्बिनो कोट, और ये पूरा यहाँ पे माइस वन था आपका। ठीक है, एक फर्स्ट पिक ये है आप, और सेकंड पिक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये है आपका पिक सेकंड। इनका जो एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट पिक और सेकंड पिक पे, दोनों पिक इन्होंने क्या लिए, रिसेसिव कंडीशन में लिए। मतलब कि दोनों के दोनों क्या थे, आपके गुनिया पिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो जैसे ये वाला जो गुनिया पिग था, इन्होंने क्या किया कि एक गुनिया पिग के जो गोनट्स थे उसको यहाँ पे चेंज कर दिया, या जो इसकी ओवरीज थी इसको इन्होंने पर्टिकुलर चेंज कर दिया। तो इसकी जब ओवरीज को यहाँ पे चेंज किया तो ब्लैक फर वाली ओवरीज इसके यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। तो अगर हम दो गुनिया पिग का अगर क्रॉस कर दे, दोनों अगर सोमेटोप्लाज्म उनका देखें तो आपको सोमेटोप्लाज्म सिमिलर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सिमिलर है। तो अगर इस तरीके से अगर आप क्रॉस करते हैं इनके बीच में, तो जो प्रोजेनी आपकी बनती, मतलब बॉडी भी सोमेटोप्लाज्मिक गुनिया पिग वाली है और जो ओवरीज है वो भी आपकी यहाँ पे गुनिया पिग वाली देखने को मिली है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल आर का जो क्रॉस होगा तो सारी की सारी जो प्रोजेनी है वो किस टाइप की बनेगी, आपकी गुनिया पिग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट दूसरी कंडीशन इन्होंने देखी इसमें कि जो चेंजेस थे वो इनके द्वारा किए गए बेसिकली, जो चेंजेस थे वो क्या किए गए कि एक जो आपका गुनिया पिग था उसकी जो गोनट्स थी उसको इन्होंने हटाया, वहां से कट कर दिया, और उसकी जगह पे आपका कैपिटल कैपिटल आर वाली जो आपकी ब्लैक फर वाली जो आपके यहाँ पे कलर वाली ओवरीज थी उसको यहाँ पे इन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया। अब क्या होगा कि जो ब्लैक फर वाली ओवरीज हैं ये गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, और इससे क्या होगा, आपका कैपिटल आर टाइप के गैमेट्स आपके प्रोड्यूस होंगे, जबसे इससे क्या होंगे, आपके ओनली स्मॉल आर टाइप के ही गैमेट प्रोड्यूस होंगे। जब इन्होंने इसमें क्रॉस कराया तो आपको जो इंडिविजुअल्स थे वो सारे के सारे क्या देखने को मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कि सोमेटोप्लाज्म इफेक्ट नहीं करता है, जो इफेक्ट करेगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे जर्म प्लाज्म जो है वो इफेक्ट करने का वर्क करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैस्टल एंड फिलिप के द्वारा ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था गुनिया पिग के ऊपर। कैस्टल एंड फिलिप रिमूव द ओवरीज ऑफ एन एल्बिनो गुनिया पिग एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू दिस एनिमल इन ओवरी फ्रॉम द ब्लैक गुनिया पिग। तो ब्लैक गुनिया पिग की ओवरीज यहाँ पे जो ब्लैक गुनिया पिग था उसमें इसमें ओवरीज जो थी उसको इन्होंने ट्रांसफर करने का वर्क किया, तो एल्बिनो वाले में। एंड दिस फीमेल वाज मेटेड विद एल्बिनो मेल। तो ये जो फीमेल थी इसको एल्बिनो मेल के साथ जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो देखा कि सारी की सारी जो प्रोजेनी थी उसमें आपको यहाँ पे ब्लैक फर वाली ही प्रोजेनी जनरली देखने को मिली है। गुनिया पिग वाली जो प्रोजेनी थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप की प्रोजेनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको एज एविडेंस या डेमोन्स्ट्रेट करने का वर्क किया था। फिर अगर हम यहाँ पे देखें हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, तो हाइब्रिडाइजेशन में अभी हमने देखा था कि थॉमस फेयरचाइल्ड ने किस तरीके से कार्नेशन का स्वीट विलियम के साथ क्रॉस करके 1717 में फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिड इनको जनरेट किया था, और इसको हम बेसिकली फेयरचाइल्ड म्यूल भी बोलते हैं। देन फिर आपके डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कॉल र्यूटर हुए, आपके नाइट, गॉश, शार्गेरेट, गार्टनर, डार्विन, नॉर्टन, लिनियस वगैरह, इन सब के द्वारा भी डिफरेंट जो प्लांट्स उनमें हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क किया गया। अगर कॉल र्यूटर की बात करें तो कॉल र्यूटर ने आपका जो निकोटियाना है इस पे काफी ज्यादा क्रॉसेस करवाए गए थे करीब 70-60s के टाइम पे और 66 के टाइम पे। और इनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे, जैसे कि अगर आप पेरेंट वन का पेरेंट टू के साथ जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका F1 बनेगा। F1 में जब आप क्या करते हैं, सेल्फिंग करेंगे, F1 में जब सेल्फिंग करते हैं तो क्या होता है, F2 जनरेट होता है। तो इनके द्वारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए थे कि जो आपका F1 बनेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ये है आपका होमोजीनियस इंडिविजुअल्स हो गए, मतलब कि F1 में जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सिमिलर बनते हैं, अलग अलग टाइप के उनमें जीनोटाइप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो F1 क्या होगा आपका यहाँ पे होमोजीनियस टाइप का F1 होगा, या यूनिफॉर्म आपका F1 देखने को मिलेगा। तो F1 क्या होता है आपका होमोजीनियस होता है, या आपका यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ F1 में क्या होता है आपका हाइब्रिड विगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, या हेटेरोसिस की जो प्रोसेस है वो F1 में आपको देखने को मिलती है। जब हम F1 से F2 में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी, और जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो F2 में क्या होगा, काफी ज्यादा आपको वेरिएशन प्रेजेंट होगी। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन कौन सी जनरेशन में प्रेजेंट होती है, तो वो है आपका यहाँ पे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपकी काफी ज्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होगी। जब हम F2 के आगे वाली जनरेशन में बढ़ते हैं, जैसे F2 में और सेल्फिंग की आपने, देन फिर आपने F3 पहुंचे, और F3 में फिर और सेल्फिंग की तो आप F4 में पहुंचेंगे। तो जितनी बार सेल्फिंग होती जाएगी उतनी ज्यादा आपका यहाँ पे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे वेरिएशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन होती है वो आपकी कहाँ पे देखने को मिलेगी, F2 जनरेशन में देखने को मिलेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए बेसिकली आपके कॉल र्यूटर ने, पहला कि यूनिफॉर्म एंड हेटेरोटिक F1 होगा,
और लार्ज वेरिएशन आपको F2 जनरेशन में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो आपके मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी प्रोजेनी के कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट पर। फिर आते हैं आपके नाइट, इनके द्वारा डिफरेंट जो कमर्शियल वैरायटीज डेवलप की गई, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, जो आपके फ्रूट क्रॉस थी उनमें इनके द्वारा कई डिफरेंट कमर्शियल वैरायटीज डेवलप की गई। एंड फिर आपके इनके बाद क्या आते हैं, यहाँ पे मेंडल आ जाते हैं। और देन मेंडल का जो जन्म है वो यहाँ पे 1824 के टाइम पे आपको यहाँ पे इनका जन्म देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें लॉ ऑफ मेंडल्स की, तो बेसिकली इससे पहले एक और कंसेप्ट था आपका ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जैसे दो पेरेंट्स का आपका जेनेटिक मटेरियल है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, इनका जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा और बीच की जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, आपको इंटरमीडिएट कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मतलब जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एज अ लिक्विड है, दोनों पेरेंट्स से वो लिक्विड आएगा, मिल जाएगा, तो बीच के जो इंटरमीडिएट कंडीशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है आपका ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट से अगर हम देखें व्हाइट कलर का लिक्विड आ रहा है और दूसरे पेरेंट से आपका क्या आ रहा है, ब्लैक कलर का लिक्विड आ रहा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको एज अ ग्रे टाइप का कोई कलर आपको देखने को मिलेगा। इनका बीच का जो इंटरमीडिएट कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको F1 में जो इंटरमीडिएट कंडीशन आती है वो आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। बट जब हम F1 से F2 में जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। यह जो लिक्विड था वो आपको सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये बोलता था कि मतलब जो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ब्लेंड कर जाएगा और फिर आगे जाके उससे इंटरमीडिएट कंडीशंस आपको जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेंडल आते हैं, मेंडल ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम बेसिकली जीन बोलते हैं अभी, और मेंडल ने उसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो जो फैक्टर है आपका वो एज अ लिक्विड ना होके वो आपका क्या है, पार्टिकल है। तो इसी कारण हम इसको पार्टिकुलेट थ्योरी भी बोलते हैं। या पार्टिकुलेट थ्योरी किसने दी है, तो वो मेंडल के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया कि जो आपके जीन है, ये जो फैक्टर है वो पार्टिकल्स में होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं आपके वो पार्टिकुलेट नेचर के होंगे और वो एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं होते हैं। तो एलील्स आपके मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे को वो इफेक्ट नहीं करेंगे और आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं, और देन F2 में भी वो अपने आप को जाके रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये मेंडल के द्वारा, मेंडल कंक्लूडेड दैट द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच हैज referred as a factor and we now call gene is particulate and not liquid। तो ये किसके द्वारा बताया गया था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे वो पार्टिकुलेट नेचर का है, ना कि वो बेसिकली लिक्विड नेचर का। And the two alleles of a gene do not affect each other in any ways। And what to say of the blending with each other, Mendel proposed two universally accepted laws। मेंडल के द्वारा दो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज बताए गए थे। पहला ये था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि आपका जब जैसे ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो इसमें मियोसिस होगी, तो एक जीन, जैसे हम यहाँ पे एक जीन ले लेते हैं, उसके जो आपके एलील्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे मियोसिस के टाइम पे। तो ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है और इसमें आपको आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा जीन्स या कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को इफेक्ट नहीं करता, या दोनों कैरेक्टर अपने अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट होने का वर्क करते हैं, मतलब एक कैरेक्टर दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों जो लॉ हैं वो आपके मेंडल के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किए गए थे। इनको हम बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स, यहाँ से जनरली हर साल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन इनको फाइनली रीडिस्कवर्ड करने का वर्क किया गया था कॉरेंस के द्वारा, डी वेरेस और टी सेरमार्क के द्वारा ये आपको किया गया था। देन इसमें अगर हम यहाँ पे देखें मेंडल का, अगर अभी जो हमने देखा है तो इसमें एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ये शायद 22 है, 24 नहीं। देन डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको 1590s के टाइम पे आपका जेनसन एंड जेनसन के द्वारा बनाया गया था आपको। देन फिर ल्यूवेनहॉफ ने काफी ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट सबसे पहले किसने बनाया था, जेनसन एंड जेनसन के द्वारा। ल्यूवेनहॉफ ने जो लेंसेज थे उनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। फिर आते हैं आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो आपका माइक्रोस्कोप था उसका यूज करके एक पर्टिकुलर जो कॉर्क सेल थी उसको कट किया, कॉर्क के जो सेक्शंस थे उनको कट किया और उसमें आपको थिन कंपार्टमेंट्स उसमें देखने को मिले, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। हनी बी का जो हाइव होता है उसकी तरह, छत्ते की तरह उसमें स्ट्रक्चर्स ये इनको देखने को मिले। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को या जो चैम्बर्स हैं इन्हीं को इनके द्वारा क्या बोला गया था, सेल
बेसिकली बताया गया था कि ये जो चैम्बर्स हैं आपके एम्प्टी चैम्बर्स, इनको इनके द्वारा बेसिकली सेल या सेल्यूलर टर्म यहाँ पे दिया गया था। सेल्यूलर टर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, कंपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर चैम्बर। तो इनके द्वारा जो सेल दी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो क्या थी आपकी यहाँ पे डेड सेल थी, क्योंकि अगर आपका डेड सेल नहीं होती तो उसमें आपका साइटोप्लाज्म बेसिकली फिल्ड होता है। लिविंग सेल कभी भी आपकी एम्प्टी नहीं होती है, उसमें बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आप यहाँ पे रखना कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो नॉल एंड रस्का के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जबकि आपका जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो जेर्निक के द्वारा आपका डिस्कवर किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट आपका देखने को मिलता है कि जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर करने का वर्क किसने किया है, तो लिविंग सेल को सबसे पहले आपका जो ल्यूवेन हॉक है उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। और इनके द्वारा अलग अलग जो सेल्स थी उनको भी बेसिकली डिस्कवर किया गया था, जैसे आपका स्पर्म सेल वगैरह को इनके द्वारा देखा गया था। देन फिर आती है आपके यहाँ पे सेल से रिलेटेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो 1824 में जो आपके ड्यूट्रोचैट है इनके द्वारा कंक्लूडेड किया गया था कि जितने भी बायोलॉजिकल टिश्यूज हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो आपकी अलग अलग सेल्स हैं वो एक दूसरे से किसी एडहेसिव कंपाउंड के कारण जुड़ी होती हैं। In 1824, Dutrochat concluded that all biological tissues are composed of cells and that these cells are attached with each other due to some adhesive compounds. इनके बाद ही आपके आते हैं 1838 में स्लीडेन और 1839 में आपके स्वान। स्लीडेन बेसिकली आपका यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड थे, और जो स्वान है आपके वो एज अ एनिमल से रिलेटेड थे आपके। तो स्लीडेन बेसिकली बताते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड कंक्लूडेड that all plant tissues were made up of the cells. स्वान आते हैं, सवाल भी आपका सेम तरीके से कंक्लूड करते हैं कि all the animal tissues on the basis of his studies, ये आपको सेम वो देते हैं जनरली आइडिया दोनों, कि जो प्लांट की सेल्स हैं टिश्यूज हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं, और स्वान बताते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज हैं वो भी आपके सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इनके द्वारा बेसिकली क्या दी गई, दोनों के द्वारा सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेल है आपकी वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन भी हम इसको बोलते हैं। और सेल जो थ्योरी है वो किस पे लागू नहीं होती है, तो जो आपके वायरसेस हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। वायरसेस हुए आपके वायरस हुए, उनमें ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलता। तो वायरसेस इसके क्या है आपके एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। वायरसेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में या तो आपका आरएनए प्रेजेंट होगा या आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा आपको क्या होता है, प्रोटीन का कैप्सिड होता है, तो इसके द्वारा क्या होते हैं आपके वायरस बने होते हैं। तो इन पे ये आपका जो सेल थ्योरी है वो फॉलो नहीं करते हैं, बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो आपकी ये थ्योरी है उसको फॉलो करने का वर्क करते हैं। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है आपको मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि पूरी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बनी होती है। इसमें बेसिकली आपके प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी, जैसे अगर इसमें बात करें फंगस वगैरह तो देन ईस्ट वगैरह इसमें आपको देखने को मिलती है। मल्टी सेल्युलर में देखें तो मोस्ट ऑफ द फंगाई आपकी क्या होती है, मल्टी सेल्युलर होती है। प्लांट्स हुए आपके ये सब मल्टी सेल्युलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन क्या होगा कि इसके बाद वही डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है काफी ज्यादा एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है, और देन इससे अलग अलग जो आपके टिश्यूज हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो सेल्स होती हैं उनमें आपका न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, जैसे कि आपकी आरबीसीज हुई, कंपेनियन जो सेल्स हैं फ्लोएम की उनमें, और कुछ जो सेल्स हैं जिनमें आपका इंटायर साइटोप्लाज्म नहीं होता है आपका, तो जैसे कि ट्रेकियल एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, इनमें पूरा पूरा साइटोप्लाज्म ही आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा, बट कुछ में आपका क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे आरबीसी हुआ आपका कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम हुई इनमें। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपका जो होमोजीनियस टिश्यूज हैं डिफरेंशिएट होते हैं और अलग अलग बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको करने में वर्क करते हैं, तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस काफी ज्यादा आपका हाईली रेगुलेटेड होती है, स्पेसिफिक पैटर्न में होती है, और एक्सट्रीमली ये एक रेगुलर वे में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन ये जो दो कंपोनेंट थे आपके सेल थ्योरी के, फर्स्ट टू कंपोनेंट किसके द्वारा दिए गए हैं, आपके स्लीडेन एंड स्वान के द्वारा। लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है कि जो सेल है आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है वो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा आपका यहाँ पे दिया गया है। तो इनके द्वारा जो थर्ड पॉइंट इसमें जोड़ा गया सेल कंपोनेंट, सेल थ्योरी का थर्ड कंपोनेंट, वो आप इसको मिला के बोलते हैं बेसिकली इसको सेल लीनिएज की थ्योरी। In 1846, Nageli provided the logical extension of the cell theory.
he postulated that all cells originated from the pre-existing cells. फिर आपके आते हैं यहाँ पे 1853 में Virchow presented in an elaborate version of this hypothesis along with the considerable evidence in its support, and it is referred as a cell lineage theory. तो ये आपका Virchow के द्वारा दी गई है. देन फिर हम यहाँ पे देखें न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम का. तो जो आपका ल्यूमेनहोक है उनके द्वारा सबसे पहले आपका सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस को एज आपका ल्यूमेनहोक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया आरबीसीज में, बट वो उसे एज अ सेपरेट ऑर्गेनल की तरह क्लासिफाइड या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. तो इसको फाइनल अगर हम देखें न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का, और उसको नाम जो है वो ब्राउन के द्वारा दिया गया था. और ये किसमें द्वारा दिया गया था, तो जो ट्रेडेंशिया की जो आपका है इसमें इसको पर्टिकुलर इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था. 1870 में आपके आते हैं मिस्चर. इनके द्वारा जो आपका न्यूक्लिक एसिड है या जो उसको किस तरीके से आप टिश्यूज से आइसोलेट करते हैं, एंड ही आल्सो एक्सट्रैक्टेड न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियाई. तो ये पर्टिकुलर जो टेक्निक्स हैं वो मिस्चर के द्वारा डेवलप की गई थी, एंड उसको बेसिकली न्यूक्लियन टर्म दिया गया था. अब फिर आपके जो आते हैं अल्टमान 1889 में, इसको जो न्यूक्लियन है उसको एज अ रीनेम्ड करते हैं एज अ न्यूक्लिक एसिड की. तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है, अल्टमान के द्वारा दी गई है, और जिसको हम बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. फिर आते हैं आपके यहाँ पे फ्लेमिंग ने क्या किया कि जो माइटोसिस है वो टर्म दी है, और इसके साथ साथ जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है आपका उसके बारे में भी इनके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स. देन फिर आते हैं तक यहाँ पे फ्लेमिंग फर्दर सजेस्टेड ए रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमेटिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ये भी इनके द्वारा सजेस्टेड किया गया. आपके स्ट्रॉसबर्गर जो है, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि जो मेल एंड फीमेल का जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. जब भी आपका क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट जब बनेंगे तो वो 2n स्टेज से क्या होते हैं, जो बॉडी आपकी 2n स्टेज होगी, जब गैमेट बनेगा तो वो क्या होगा आपका n स्टेज में आपको देखने को मिलेगा. मतलब कि यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस है, इसी टाइप का जो डिवीजन है, इसको फार्मर एंड मूरे ने क्या बताया था कि ये है आपका मियोसिस. मियोसिस बेसिकली जो कंसेप्ट है वो आपका या जो टर्म है वो फार्मर एंड मूरे के द्वारा दी गई थी. लेकिन इसके बारे में इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, वो किसने बताया था, आपका स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा ये बताया गया था कि जब भी आपके गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन जेआरएफ में भी पूछा जा चुका है कि आपका किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहता है. वो किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहते हैं कि जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे. अब ये एन हुआ है 2n से, तो 2n से जब n होगा और एक n क्या हो जाएगा, फीमेल से आ जाएगा, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या हो जाएगी, फिर से आपकी 2n हो जाएगी. तो उसके पीछे रीजन यही था कि मियोसिस होगी, मियोसिस से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे. अब हाफ वाले जो गैमेट्स हैं वो एक गैमेट फीमेल से मिलेगा, एक गैमेट मेल से मिलेगा, दोनों से मिलने से फिर क्या हो जाएगा आपका 2n कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो ये इस तरीके से बताया गया था कि जो स्ट्रॉसबर्गर ने कि किस तरीके से आपके गैमेट नंबर मियोसिस में आधे होते हैं, और इस तरीके का जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस आपको बताया कि ये फार्मर एंड मूरे के द्वारा बताया गया. देन फिर अगर बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम का मतलब ये होता है एक कलर बॉडी, और इसको जो बेसिकली टर्म है वो आपकी बाल्डर के द्वारा 1888 में दी गई थी. देन आपके आते हैं एमसी क्लंग, इनके द्वारा जो एक्स क्रोमोसोम है हेमिप्टेरा में उसको डिस्क्राइब किया गया था. साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो साइटोजेनेटिक्स में आपके सर्टन एंड बॉवेरी के द्वारा जो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दी गई थी. इसमें बताया गया था कि जो आपका क्रोमोसोम है, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है तो इसमें आपके जीन्स प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम में अलग अलग लोकेशन पे आपके यहाँ पे जीन प्रेजेंट है. तो ये कंसेप्ट कि जीन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा बताया गया. इसको किस तरीके से बताया गया, इनके द्वारा पर्टिकुलर एनालाइज किया गया कि जो आपका सेल डिवीजन है, फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जीन है और क्रोमोसोम क्या करते हैं, आइडेंटिकल बिहेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. तो जीन और क्रोमोसोम का क्या होगा, आइडेंटिकल बिहेवियर देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड
sexual reproductions, and Boveri concluded the chromosome played an important role in the development and genes were present in the chromosome. तो दोनों को हम jointly credit देते हैं chromosomal theory of inheritance को देने का. देन फिर आता है आपका क्लासिकल जेनेटिक्स. तो क्लासिकल जेनेटिक्स, अगर हम जेनेटिक्स को अलग अलग एस्पेक्ट में डिवाइड करें तो पहला आता है आपका क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है. दूसरा आएगा आपका यहाँ पे मॉलिकुलर जेनेटिक्स, और तीसरा आता है आपका यहाँ पे इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, ठीक है. क्लासिकल जेनेटिक्स में बेसिकली बात करते हैं किस तरीके से आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो गवर्न होंगे. मॉलिकुलर में आप अलग अलग जो मॉलिकुलर एस्पेक्ट है उनको डिस्कस करते हैं. इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में जो डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं, किस तरीके से अलग तरीके से जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. तो क्लासिकल जेनेटिक्स है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं. ट्रांसमिशन जेनेटिक्स टर्म में हम किसको बोलते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स को बोलते हैं. और इसमें हम देखते हैं किस तरीके से आपके जो कैरेक्टर्स है वो अलग अलग तरीके से कवर्ड होते हैं. तो कुछ जो टर्म्स हैं जैसे जीन टर्म हुई, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी टर्म्स आपकी जोहानसन के द्वारा दी गई हैं. फिर आते हैं आपके वाटसन. वाटसन क्या करते हैं, जेनेटिक्स टर्म देते हैं. जेनेटिक्स टर्म यहाँ पे इनके द्वारा दी गई. एंड 1905 में ही आपके जो वाटसन है वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो पी है आपकी, पी में फ्लावर कलर जो है वो यहाँ पे पोलन शेप से लिंक्ड होता है, ठीक है. तो वाटसन ऑब्जर्व लिंकेज बिटवीन द टू ट्रेड्स इन अ पी, बट उसको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. देन इन 1905 वाटसन एंड पुनेट पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द डाइहाइब्रिड F2 ratios ड्यू टू द जीन इंटरेक्शंस. तो देन वाटसन एंड पुनेट आते हैं 1805 में और बताते हैं कि किस तरीके से जो आपके F2 रेशियोज आता है, F2 रेशियोज क्या आता है आपका 9:3:3:1. इसमें किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, किस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन में 9:7 हो जाता है आपका, किस तरीके से ये अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्री में आपका 9:3:4 आपको देखने को मिलेगा, डुप्लीकेट जी रिएक्शन में 15:1 आपको देखने को मिलेगा. देन अलग अलग तरीके से इसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं. 1903 में आपके जो जोहानसन है वो आपका प्योर लाइन थ्योरी देते हैं. बेसिकली जोहानसन क्या करते हैं कि जो राजमा है आपका एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसको हम फेसियोलस वल्गैरिस इसका साइंटिफिक नेम है. तो राजमा के इन्होंने पर्टिकुलर जो मार्केट था अलग अलग जगह से इन्होंने सीड कलेक्ट किए एंड सीड लॉट पे बेसिकली इनका वर्क था सीड साइज पे. और जो वैरायटी थी इनकी राजमा की वो प्रिंसेस वैरायटी थी. वैरायटी का नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसेस वैरायटी ऑफ राजमा. इस पे इन्होंने वर्क किया और आपको क्या दिखा कि किस तरीके से आपका जो वेरिएशन है. तो प्योर लाइन मतलब क्या होता है कि ए प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. एक ये प्लांट लगा हुआ है आपका, ये सबसे पहले प्लांट कैसा हो, सिंगल हो. दूसरा क्या है कि ये होमोजाइगस हो, कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो. थर्ड कंडीशन क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड हो, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं देखने को मिलना चाहिए. तो ये इससे जो प्रोजेनी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्योर लाइन बोलेंगे. तो ए प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे प्योर लाइन होती है. और जोहानसन के द्वारा प्योर लाइन थ्योरी दी गई थी. इनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर कोई प्योर लाइन है, प्योर लाइन क्या होगी आपकी, होमोजाइगस होगी और पेरेंट से सिमिलर होगी. तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर कोई प्योर लाइन है और उसमें वेरिएशन प्रेजेंट है तो वो जो वेरिएशन होगी वो क्या होगी आपकी, इन्वायरमेंट के कारण होगी. इन्वायरमेंट के कारण होगी, उसका कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं देखने को मिलेगा. इनिशियल स्टेजेस में यही कंडीशन उसमें देखने को मिलती है. तो ये किसके द्वारा बताया गया था, ये प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये जोहानसन के द्वारा दी गई थी. अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक होता है जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप किसी इंडिविजुअल का, जैसे कैपिटल आर हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ, स्मॉल आर. तो किस तरीके से उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या किस तरीके से उसका जेनेटिक मेकअप है उसको बताता है आपका जीनोटाइप. फिनोटाइप क्या बताता है, किस तरीके से वो इंडिविजुअल देखने को मिलेगा. तो जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों रेड कलर के आपको देखने को मिलेंगे अगर हम मान लेते हैं, और जो स्मॉल आर है ये आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा. तो जो आपका अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, वो क्या होता है आपका फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है. तो ये जो टर्म्स है आपकी सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म जो बीजमैन के द्वारा दी गई थी, उन्हीं को अगर हम अच्छे से अभी यूज करते हैं तो वो जीनोटाइप और फिनोटाइप के वे में हम यहाँ पे यूज करने का वर्क करते हैं. इनके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 1906 में आपके आते हैं यूले. यूले साइंटिस्ट क्या देते हैं, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को जनरली ये इनिशियल जो आइडिया है इनके द्वारा दिया गया था. इन्होंने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया किस तरीके से आपके जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं
या जिन कैरेक्टर्स में कंटिन्यूअस वेरिएशंस आपकी प्रेजेंट होती है, या जो कैरेक्टर्स आपके मल्टी जीन्स बोल सकते हैं या पॉली जीन्स से गवर्न होते हैं, और जो सारे जीन्स हैं उनका जो नेचर है वो किस तरीके का रहेगा, एडिटिव नेचर का रहेगा। इसके कारण क्या होती है, आपकी कंटिन्यूअस वेरिएशन उनमें प्रेजेंट होती है। इसके कारण इनमें क्या होता है, एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसके एक्सप्लेन करने के लिए इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो थी आपकी मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेवरल जीन्स, पॉलीजीन्स, गवर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। एक ही आपका क्वांटिटेटिव ट्रेट है, उसको बहुत सारे जीन्स यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, और जो सारे जीन्स होंगे उनका जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, आपका स्मॉल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एडिटिव नेचर का इफेक्ट रहेगा, इसके साथ साथ जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, स्मॉल इफेक्ट आपको इंडिविजुअल जीन का जबकि देखने को मिलता है। तो जो जीन का इफेक्ट देखेंगे हम, क्या होगा, माइनर इफेक्ट होगा किसी भी पर्टिकुलर जीन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसमें दिए गए थे और ये के द्वारा बताया गया। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को इसको एक्सप्लेन करने का या डिमोन्स्ट्रेट करने का वर्क बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, निल्सन एंड एले के द्वारा। 1909 में इन्होंने क्या किया कि जो व्हीट है आपका और उसमें सीड कलर के इनहेरिटेंस को देखा, और इन्होंने देखा कि किस तरीके से आपका 60:3 वो आपका 15:1 आपको देखने को मिलता है, या 3:1 मिलते हैं। 3 जीन में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, 2 में ये, और 1 जीन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये किस तरीके से आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है, और किस तरीके से वो कैरेक्टर्स एक दूसरे को गवर्न करने में वर्क करते हैं। इन 1910 यहाँ पे आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या बताया कि आपका जो व्हाइट आई जीन है वो आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किस तरीके से उसका इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। इनके द्वारा बताया गया सबसे पहले कि जो व्हाइट आई जीन है वो एक्स क्रोमोसोम जो ड्रोसोफिला का है उस पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले सेक्स लिंकेज की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो मॉर्गन के द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। और सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें कंक्लूसिव एविडेंस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का या हेरिडिटी का, तो वो भी किसके द्वारा दिया गया था, आपका मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। और फर्स्ट जीन जो कि किसी क्रोमोसोम पे पता लगा था कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी कौन सा था, आपका व्हाइट आई जीन था। ये व्हाइट आई जीन वाज लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। तो यहाँ से आपका सेक्स लिंकेज की जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिलती है। दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूसिव एविडेंस इन द फेवर ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, एंड द डब्ल्यू जीन ऑफ द ड्रोसोफिला बिकम द फर्स्ट जीन टू बी लोकेटेड onto a specific chromosome. This study demonstrated sex linkage and indicated the existence of the linkage between the genes, which become clearly evident from the subsequent studies by Morgan and his group. Then क्रोमोसोमिक मैपिंग की गई, ठीक है, लिंकेज स्टडीज के थ्रू। एंड सबसे पहला जो लिंकेज मैप था वो किसके द्वारा बनाया गया, आपका स्टुअर्ट बांट के द्वारा ड्रोसोफिला के ऊपर तैयार किया गया। देन 1934 में मॉर्गन को नोबेल प्राइज दिया गया। इसी टाइम पे जो आपके मुलर थे उन्होंने देखा कि जो आपकी एक्सरेज थी, ठीक है, उनका किस तरीके से म्यूटाजेनिक इफेक्ट आपको ड्रोसोफिला पे देखने को मिलता है। और इनके द्वारा ही जो आपकी अलग अलग टेक्निक्स थी, जैसे CLV जो टेक्निक्स है आपकी, वो भी इनके द्वारा यूज की गई थी। तो देन फाइनली इनको भी आपका 1946 में नोबेल प्राइज मिला। इसके साथ साथ आपके स्टॉल्डर थे जिनके द्वारा बार्ले और जो आपका मेज था उस पर एक्सरेज एंड गामा रेज का यूज करके म्यूटाजेनेसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट में सबसे पहले देखी गई थी। अगर हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स की बात करें तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो एक ब्रिटिश फिजिशियंस थे जिनका नाम है गेरार्ड। इनके द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी, इन बॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। मतलब जैसे आपके इन बॉर्न एरर्स मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलते हैं। और इससे क्या पता लगता है कि आपका जो हेरिडिटी डिसीजेज हैं ह्यूमन के, उनके बारे में इसमें जनरली डिस्क्राइब किया गया था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई हेरिडिटरी डिसीज से सफर कर रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो नहीं होगा, उस एब्सेंट होगा, जिसके कारण कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक रही होगी। तो जैसे अगर आप, जब भी हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जैसे ए से क्या बना, आपका बी बना, बी से आपका सी बनेगा, सी से आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, और डी से क्या बनेगा, आपका ई बनेगा। अगर हम अलग अलग जगह पे, हर जगह पे एक एंजाइम आपका कंट्रोल करता है, एक एंजाइम यहाँ पे 2 नंबर का एंजाइम, 3rd नंबर का एंजाइम, और ये आपका 4th नंबर का एंजाइम। अगर क्या हो रहा है कि सारे एंजाइम्स आपके नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या है कि सारे के सारे एंजाइम्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। एंजाइम 1, 2, 3 और 4 ये सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका मेटाबॉलिज्म में वो बनेगा, ठीक है, जब उसको डिकम्पोज करने का वर्क करेगा। लेकिन
अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि किसी इंडिविजुअल में इनहेरिटेड से रिलेटेड आपका डिसीज है या हेरिडिटरी कोई उसमें डिसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी जीन है, तो जीन क्या करेगा आपका यहाँ पे, जैसे हम एक पर्टिकुलर डीएनए ले लेते हैं, यहाँ से एक डीएनए आपका, डीएनए से क्या बनेगा आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए से क्या होगा आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन जनरली किस तरह वर्क करती है, एंजाइम की तरह वर्क करेगी। तो एक कोई इंडिविजुअल है जिसमें कोई भी डिसीज प्रेजेंट है, वो डिसीज क्या है आपका हेरिडिटरी डिसीज है। अब इस हेरिडिटरी डिसीज के कारण क्या होगा, कोई एंजाइम उसमें नहीं बना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल था, उसमें हेरिडिटरी डिसीज था और उसमें जो एंजाइम नंबर सेकंड है वो नहीं बना, तो अब क्या होगा कि कोई भी जैसे सबस्ट्रेट आता है, जैसे कि उसने डाइट में प्रोटीन ली है, यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटीन इसने ली है, प्रोटीन को ए प्रोटीन को बी में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम था वो प्रेजेंट था, तो ये प्रोटीन टूट के किस में कन्वर्ट हो गई, बी में तो कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे जो रिएक्शन बी थी सेकंड थी, उसमें जो बी प्रोटीन थी वो एज अ सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगी। तो इसमें क्या होगा कि दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी सेकंड नंबर के एंजाइम की, बट ये सेकंड नंबर का जो एंजाइम था वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं था, या उस वो इंडिविजुअल उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है या बना नहीं पा रहा था। तब क्या होगा कि बॉडी में जो बी कंपोनेंट है या जो बी प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और इसके बढ़ने के कारण कई आपकी डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीजेज या हेरिडिटरी डिसीजेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम फिनाइल कीटोन्यूरिया वगैरह देखते हैं, यहाँ पे एल्केप्टेन्यूरिया वगैरह देखते हैं कि एल्केप्टोन का किस तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और जब वो यूरिन करता है तो उसमें आपको ब्लैक कलर की यूरिन उसमें देखने को मिलती है। तो वो इसी कारण देखने को मिलती है कि कोई स्पेसिफिक एंजाइम अगर यहाँ पे लैक है, तो अगर ये एंजाइम यहाँ पे अब्सेंट होगा तो बी को वो सी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे आपका थर्ड नंबर का एंजाइम प्रेजेंट हो, फोर्थ नंबर का एंजाइम प्रेजेंट हो, क्योंकि थर्ड नंबर के एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए था सी, वो बना ही नहीं है, तो थर्ड नंबर का एंजाइम कोई वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर के एंजाइम को वर्क करने के लिए क्या चाहिए था, आपका डी चाहिए था, तो डी भी आपका यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो ये इनके द्वारा बताया गया था आपका गेरार्ड के द्वारा, और इनकी जो बुक थी वो थी इनबॉर्न एरर्स इन मेटाबॉलिज्म। इन्होंने हेरिडिटरी डिसीजेस को डिस्क्राइब किया था। ही कंक्लूडेड दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ हेरिडिटरी डिसीज लैक्ड स्पेसिफिक एंजाइम्स रिजल्टिंग इन एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। डैम, फिर आपके यहाँ पे बीडल एंड टेटम, इनके द्वारा 1941 में क्या किया गया, जो बायोकेमिकल म्यूटेंट्स होते हैं आपके न्यूरोस्पोरा क्रसा के, उन पे वर्क किया गया। उन्होंने बताया कि वन जीन वन एंजाइम को कोड करने का वर्क करता है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इनके द्वारा दी गई। फिर इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे एक और साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा आपकी थ्योरी दी गई थी, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। ये थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, ये इनग्राम के द्वारा दी गई है। दोनों क्वेश्चंस जेआरएफ में कई बार पूछे जा चुके हैं। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी किसने दी है, इनग्राम ने। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी है, आपका न्यूरोस्पोरा क्रसा पे बीडल एंड टेटम के द्वारा दी गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें मॉलिकुलर जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, तो 1944 में जो आपके एवेरी हैं, मैक्लॉयड हैं, मैककॉर्डी, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो आपका डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल है। फिर आते हैं आपके वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने आपका 1953 में क्या बताया कि डीएनए जो है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। जो डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, अब जो दोनों हेलिक्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक तरफ क्या होगा आपका फॉस्फेट होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, इसमें दूसरी जो स्ट्रैंड उसमें ओएच ग्रुप होगा, एंटी पैरेलल होंगे। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये टर्न है, तो इस टर्न में ये जो जगह है इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलते हैं। ये माइनर ग्रुप है, इस जगह पे जो आपकी देखने को मिल रही है ये क्या है, मेजर ग्रुप। ये देखने को मिली है कि एक टर्न में क्या है कि 10 अमीनो एसिड जनरली प्रेजेंट होते हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग दो के बीच में डिस्टेंस। तो अगर हम एक पूरे टर्न की डिस्टेंस देखें तो वो कितनी होगी आपकी, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। अगर इसके हम डायमीटर की बात करें तो टोटल डायमीटर क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी आर्मस्ट्रॉन्ग है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखें जो है एडेनिन, वो आपका किसके साथ पेयरिंग करेगा, वो आपका थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा। और जो ग्वानिन है आपका वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। एडेनिन और थाइमिन में आपके डबल बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन में क्या होगा आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके यहाँ पे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के। देन इनको विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो 1950 के टाइम पे जो मैक्लिंटॉक हैं, इनके द्वारा जंपिंग जो जीन्स होते हैं, कुछ अनयूजुअल जेनेटिक एलिमेंट्स जनरली देखने को मिले, डिसोसिएटर जो एलिमेंट्स वगैरह, डीएस और एएस, एसी और डीएस एलिमेंट जो थे बेसिकली,
मेजमैन के द्वारा डिस्कवर किया गया। इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोम्स के नाम से हम जानते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक जगह पे क्या होता है, जीन लोकेटेड होता है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ये जगह क्या है आपकी, लोकस होती है। तो लोकस क्या होती है, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे आपका जीन प्रेजेंट है। बट जो ट्रांसपोजोम्स हैं या आपके जो जंपिंग जीन्स हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि एक जगह से अपनी जो लोकस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये लोकस उसी क्रोमोसोम के अंदर चेंज कर सकते हैं, या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर भी अपनी लोकस चेंज करके दूसरी जगह पे जाके इंसर्टेड हो सकते हैं और उस पर जेनेटिकली उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्लेंटॉक के द्वारा बताया गया था, ठीक है। जंपिंग जीन्स का जो कंसेप्ट है वो बताया गया। तो ये इनको हम बेसिकली जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोजोम्स या इंसर्शन एलिमेंट्स वगैरह हम इनको बोल सकते हैं। एंड इनको बेसिकली 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें, तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है आपका, ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 3 जो कोडॉन्स हैं, जैसे यू यू यू, ये मिलके क्या करेंगे, आपके फिनाइलएनिलीन को कोड करते हैं। तो सबसे पहले ये किसने बताया कि एक जो जेनेटिक कोड है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, एमआरएनए है आपका, ये राइबोसोम की 30s यूनिट है, ये यहाँ पे 68 यूनिट्स है। ये ए है, ये पी है पेप्टाइडल साइड, ये एग्जैक्ट साइड है। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, टी आरएनए इस तरीके से जुड़े होंगे, टी आरएनए। तो टी आरएनए में जो साइट होती है वो कैसी होती है आपकी, एंटी कोडॉन साइट आपकी देखने को मिलती है। और जो एमआरएनए होता है उसमें क्या होती है, कोडॉन साइट आपको देखने को मिलती है। तो कोडॉन साइट में जो सीक्वेंस होता है, जैसे ए यू जी, ए यू जी, जी यू जी, यू यू यू, इस तरीके से आपको अलग अलग ये जो कोड्स हैं यहाँ पे आपको जनरली देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर आप देखें कि जो कोड है, जेनेटिक कोड, वो ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 के फॉर्म में एक एमिनो एसिड को वो कोड करेगा। तो ये किसने बताया था, ये जॉर्ज गैमो ने बताया था सबसे पहले कि ये ट्रिपलेट होता है। और इसको सबसे पहले प्रूव करने का जो वर्क था वो किसने किया था, नेरेनबर्ग मिथाई के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये बताया था कि जो आपका जेनेटिक कोड है यू यू यू, वो आपका फिनाइलएनिलीन को कोड करता है। तो 3 बार अगर यूरेसिल आ रहा है आपका, तो वो किसको कोड करेगा, आपका फिनाइलएनिलीन को कोड करेगा। तो ये किसने बताया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, जॉर्ज गैमो। उसको एज अ प्रूव करने का वर्क किसने किया, वो किया आपका यहाँ पे निरेनबर्ग एंड मिथाई, फिनाइल एनिलीन को सिंथेसिस करके। देन फिर आपके आते हैं यहाँ पे ओपेरॉन कंसेप्ट, आपका जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया। और इनके द्वारा ये बताया गया था किस तरीके से आपका जो जीन रेगुलेशन है वो देखने को मिलता है। इसमें आपके अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, रेगुलेटर जीन्स होंगे, ऑपरेटर होगा, और ये किस तरीके से आपका उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। फिर आपके यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका T4 बैक्टीरियोफेज है, जो बेसिकली एक इकोलाइकट बैक्टीरिया फेज है। और जो इसमें एक बहुत लोकस होती है R1 R2 R3। तो इसकी जो R2 लोकस है उस पर इनके द्वारा देखा गया था कि किस तरीके से उसका फाइन स्ट्रक्चर, जब उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर का देखा तो उनको उसमें 3 वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। एक है था सिस्टोन, सिस्टोन को बेसिकली क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फंक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। दूसरा आता है म्यूटॉन, तो ये बेसिकली यूनिट ऑफ म्यूटेशन है या स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका। एंड रिकॉन की बात करें तो ये सबसे यूनिट होती है रिकॉम्बिनेशन की, एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जीन विथ इन विच रिकॉम्बिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसमें 2 और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके, और जो इनके द्वारा आरएनए सिंथेसिस किया गया था, और कॉर्नवर्क के द्वारा आपका जो डीएनए है उसको इन विट्रो सिंथेसिस किया गया था। देन फिर आते हैं आपके हरगोविंद खुराना जी, डॉक्टर, a scientist of the Indian origin, was awarded the Nobel Prize in 1968 for his work on genetic code and in vitro synthesis of DNA. In 1970, Khurana and associates synthesized noun genetic coding for alanine transfer RNA in vitro, and then subsequently they demonstrated that this in vitro synthesized gene functioned normally in transcriptome. फिर अगर हम यहाँ पे देखें आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में बेसिकली क्या होता है, आपके 3 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होती है। पहला ये कि अगर किसी भी डीएनए, कोई भी आपके पास डीएनए सीक्वेंस है या कोई भी आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी कॉपीज को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको एम्प्लीफिकेशन जनरली देखने को मिलेगा। तो ऑब्टेन ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस और सेगमेंट। दूसरा है कि किसी पर्टिकुलर आपका प्रोटीन है इनकोडेड की गई है, तो उसको अगर आपको लार्ज नंबर में आपको चाहिए, तो देन उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, टू रिकवर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस
और थर्ड क्या होता है आपका यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव टू इंटीग्रेट द डीएनए सीक्वेंसेस इनटू द जीनोम ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म। कोई जैसे होस्ट है टारगेट ऑर्गेनिज्म, उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी आप यहाँ पे डिजायरेबल जो जेनेटिक सीक्वेंसेस है उसको इसमें इंटीग्रेट करने का वर्क करेंगे। अब अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म ये है, ऑर्गेनिज्म 1 और ऑर्गेनिज्म 2, इन दोनों के डीएनए को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं, कुछ जो डिजायरेबल पार्ट है इसका डिजायरेबल पार्ट हमने इसमें मिला दिया, तो देन जो डीएनए बनेगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर टू और मोर डीएनए सेगमेंट यूजुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने का वर्क करते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। एंडो क्या करेगा, बीच में से कट लगाएगा, एक्सो क्या होता है टर्मिनल कट्स यहाँ पे लगाने का वर्क करता है। अब जैसे ये कट लगाए तो देन इससे इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे, देन फिर क्या करेगा, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका लाइगेज जो होगा वो जोड़ने का वर्क कर देगा, and suitable fragments and then join these fragments by using a DNA ligase. Then a restriction enzyme are a kind of endonuclease. Endonuclease was the first isolated in 1970s from Smith, Nathans and Arbour were awarded the Nobel Prize in 1978. तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। फिर क्या होता है, बैक्टर की बात करें तो बैक्टर भी एक आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को, जिसमें एबिलिटी होती है टू प्रोपोगेट इटसेल्फ इफ प्लेस्ड इनटू द सूटेबल ऑर्गेनिज्म। देन आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, और जो टेक्नोलॉजी होती है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजीज। और जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको क्या करेंगे, आप बार बार मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे जीन और डीएनए क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अब इसके बाद जेनेटिक्स में इंट्रोडक्शन में दो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती है, एक होता है आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स, एक होता है आपका रिवर्स जेनेटिक्स। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है आपका, जैसे कि आपके पास कोई फिनोटाइप, आप फील्ड में गए किसी भी राइस की फील्ड में, आपको देखने को मिला कि एक बहुत ही टॉल राइस का जर्मप्लाज्म, ठीक है, इसकी अगर हमारी हाइट देखें तो 2 मीटर के समथिंग आपको हाइट देखने को मिल रही है। तो इस 2 मीटर की जो हाइट है, ये जो फिनोटाइप आपको देखने को मिला है, इस फिनोटाइप के पीछे क्या रीजन होगा या क्या जेनेटिक मटेरियल था कि इसकी इतनी हाइट आपको देखने को मिल रही है, या क्या कैरेक्टर था इसके पीछे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। आपने सबसे पहले फिनोटाइप लिया, उससे क्या आप देखा कि इसके पीछे कौन सा जीन जरूरी था इसमें, या कौन सी प्रोटीन इसके लिए रिक्वायर्ड थी, फिर आप फाइनली जाएंगे कि कौन सा डीएनए सीक्वेंस इसके लिए रिक्वायर्ड था। ये होता है आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स की बात करें, क्या होता है कि जैसे अभी भी डिफरेंट जीनोम प्रोजेक्ट चलते हैं, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था आपका इंपोर्टेड हो गया है, और अलग अलग जो जीनोम थे, जैसे राइस का जीनोम आपका इंपोर्टेड हो चुका है, ठीक है, थैलियाना का जीनोम इंपोर्टेड हो चुका है। तो इन सभी जीनोम्स में क्या होता है कि आपने जब उसको रीड कर रहे हैं तो आपको कोई भी सीक्वेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला डीएनए। अब आपको पता लगाना है कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस है इसका इफेक्ट क्या होगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, कौन सी प्रोटीन को ये जो डीएनए है कौन से एमआरएनए को कोड करेगा, एमआरएनए को कोड करने से उससे कौन सी प्रोटीन इसमें बनेगी, प्रोटीन क्या करेगी, एंजाइम को वर्क करेगी, और एंजाइम ऐसे आपका फंक्शन वर्क करेगा, तो ये एंजाइम वर्क करेगा, इससे कौन सी रिएक्शन आपकी गवर्न होगी, जब रिएक्शन गवर्न होगी तो आपको कोई ना कोई फिनोटाइप देखने को मिलेगा, या कोई ना कोई इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होती है, आपकी रिवर्स जेनेटिक्स होती है। तो ये इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जेनेटिक्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो जो जेनेटिक्स की रिसर्च है इंडिया में 1906 से इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुई पूसा बिहार में, देन बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट से देन वो धीरे धीरे डेवलप हुए, देन वहाँ पे भी रिसर्च काफी ज्यादा started हुई। During 1930s, work was initiated on the mutagenesis of crop plants. A large number of mutants have been isolated and studied in several crops, and some of these mutants have been released as a new improved varieties, and large literatures has accumulated on the inheritance of quantitative characters since the late 50s. Then फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नॉवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो ये बेसिकली आपका जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, उसके द्वारा यहाँ पे नॉवेलाइजेशन किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades of the 20th centuries. In this technique, commercialization sugarcane varieties are developed by the crossing noble cane, जो आपके सैकरम ऑफिसिनेरम होते हैं का हमने सैकरम जो अलग अलग स्पीसीज है, सैकरम बारबरी, सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम रोबस्टम, इन सब के साथ हमने इस पर प्रोसेस कराया, तो देन आपको नोवेलाइज्ड कैन प्रोड्यूस हुए, जिनमें काफी ज्यादा
शुगर कंटेंट भी काफी ज्यादा था, और इसके साथ साथ इनमें अलग अलग जो डिसीजेस थे उनके प्रति भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो टुडेज कमर्शियल शुगर कैन वेराइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डेवलप्ड थ्रू द नोबलाइजेशन टेक्निक्स such varieties are known as a novelized cans। देन अलग अलग जो प्रोसेस थे, जैसे स्पॉन्टेनियम का हमने ऑफिसिनेरम के साथ कराया, ऑफिसिनेरम का बर्बरी के साथ कराया। इसमें क्या हुआ देखने को मिला कि अनरिड्यूस्ड टू एंड गैमेट्स ऑफ ऑफिसिनेरम फंक्शन एंड गिव राइज टू द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स, तरीके से ये देखने को मिले। और अगर हम यहाँ पे देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज पे भी काफी ज्यादा वर्क चल रहा है, जीनोम डिकोडिंग पे भी काफी ज्यादा इंडिया में अभी वर्क जनरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हमने पूरा फर्स्ट जो लेक्चर था वो डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।